इस वीडियो में हम एलाइज़ा के बारे में समझेंगे, जो कि एक आणविक निदान तकनीक है जिसके द्वारा किसी रोग के आरंभिक चरण में ही उसकी पहचान की जा सकती है। एलाइज़ा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे होता है, जिसे हिंदी में एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमापन लिखा जा सकता है। यह एक ऐसा परीक्षण है जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी जैसे प्रतिरक्षी कणों के बीच अंतःक्रिया की जांच करके एचआईवी, एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, कोविड-19, कई आनुवंशिक विकारों और विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। एलाइजा परीक्षण मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष एलाइजा, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष एलाइजा, सैंडविच एलाइजा और कम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धी एलाइजा। इनमें से सैंडविच एलाइजा और कम्पिटिटिव एलाइजा सर्वाधिक सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले एलाइजा परीक्षण हैं। इस वीडियो में हम सैंडविच एलाइजा के बारे में समझेंगे, अन्य प्रकार के एलाइजा के बारे में किसी अन्य वीडियो में समझेंगे। ठीक है, लेकिन सैंडविच एलाइजा के बारे में समझने से पहले आइए जानते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या मतलब होता है। तो एंटीजन कुछ और नहीं बल्कि ऐसे पदार्थ या कण होते हैं जो मेजबान के शरीर में प्रतिरक्षा संबंधी अनुक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। जैसे जब कोई बैक्टीरिया किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो उस बैक्टीरिया की सतह पर मौजूद विशिष्ट प्रोटीन उस व्यक्ति में प्रतिरक्षा संबंधी अनुक्रिया को प्रेरित करता है। इसलिए ऐसे प्रोटीन को एंटीजन कहा जा सकता है। अन्य शब्दों में एंटीजन मेजबान के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने वाले पदार्थ होते हैं। अब एंटीबॉडी क्या होते हैं? तो एंटीजन के विरुद्ध अनुक्रिया में मेजबान के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाए गए प्रोटीनों को ही एंटीबॉडी कहा जाता है, जो एंटीजन को पहचानने और उनके खिलाफ लड़ने का काम करती हैं। इनका आकार वाई अक्षर के जैसा होता है। ये एंटीबॉडी अपने एंटीजन के प्रति अत्यधिक विशिष्ट होती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि किसी विशिष्ट एंटीबॉडी का उत्पादन जिस एंटीजन के विरुद्ध हुआ है, वह एंटीबॉडी केवल उसी एंटीजन के खिलाफ लड़ने का काम करती है। वह किसी अन्य एंटीजन के खिलाफ नहीं लड़ सकती। जैसे यदि यह एंटीजन ए है तो इसके विरुद्ध उत्पादित केवल एंटीबॉडी ए ही इस एंटीजन के साथ बंध सकती है और इसे नष्ट कर सकती है। कोई भी अन्य एंटीबॉडी इस एंटीजन ए के साथ नहीं बंध सकती। और इनकी यही विशेषता सभी प्रकार के एलाइजा परीक्षणों का आधार है। यानी एलाइजा परीक्षण में इस विशिष्ट एंटीजन एंटीबॉडी अंतःक्रिया का उपयोग करके ही बैक्टीरिया और अन्य रोगजनकों की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि सैंडविच एलाइजा परीक्षण क्या होता है और यह कैसे किया जाता है। तो सैंडविच एलाइजा सहित किसी भी प्रकार के एलाइजा परीक्षण के लिए इस तरह की विशेष प्लेट का उपयोग किया जाता है, जिसे 96 वेल माइक्रो टाइटर प्लेट कहा जाता है। यह प्लेट आमतौर पर प्लास्टिक की बनी होती है और इसमें छोटे छोटे वेल यानी गड्ढे होते हैं, जिनके भीतर एलाइजा परीक्षण की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। अब सैंडविच एलाइजा की प्रक्रिया उन वेल्स या गड्ढों से शुरू होती है जिनकी सतह पर पहले से ही कैप्चर एंटीबॉडीज़ की कोटिंग की गई होती है। ये एक विशेष प्रकार के एंटीबॉडी होती हैं। यहाँ ये नीले रंग की वाई अक्षर के आकार की चीज़ें कैप्चर एंटीबॉडी हैं। कैप्चर एंटीबॉडीज़ उस विशिष्ट एंटीजन को पकड़ने के लिए डिज़ाइन की गई होती हैं जिसका हमें पता लगाना है, जैसे कोई बैक्टीरियल या वायरल प्रोटीन। यानी इनका काम वांछित एंटीजन को पहचानकर उसे बांधना होता है ताकि उसकी उपस्थिति और मात्रा का पता लगाया जा सके। इस प्रकार एलाइजा की प्रक्रिया में सबसे पहले माइक्रो टाइटर प्लेट के वेल्स या गड्ढों पर कैप्चर एंटीबॉडीज़ की कोटिंग की जाती है। इसके बाद इन वेल्स को यह सुनिश्चित करने के लिए उपचारित किया जाता है कि उनमें केवल कैप्चर एंटीबॉडीज़ रहें, उनमें कोई अन्य चीज़ ना रहे, ताकि हमें परीक्षण के भ्रामक परिणाम ना प्राप्त हों। एक बार जब एलाइजा प्लेट के वेल्स की सतह पर कैप्चर एंटीबॉडीज़ की कोटिंग हो जाती है, तब उन वेल्स में व्यक्ति से लिए गए सैंपल जैसे खून या मूत्र इत्यादि को
जिसमें हम एंटीजन का पता लगाना चाहते हैं उस सैंपल को डाला जाता है। अब यदि सैंपल में वह वांछित एंटीजन मौजूद है जिसका हमें पता लगाना है, तो वह कैप्चर एंटीबॉडी से बंध जाएगा। ठीक है। इसके बाद इन वेल्स को एक विशेष बफर विलियन से धुला जाता है ताकि ऐसे एंटीजन वेल्स से बाहर निकल जाएं जो एंटीबॉडी से नहीं बंधे हैं। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे सैंपल में ऐसे अन्य प्रोटीन भी हो सकते हैं जिनकी इस परीक्षण में कोई आवश्यकता नहीं है, और उन प्रोटीनों की उपस्थिति से हमें परीक्षण के परिणाम गलत मिल सकते हैं। और इससे बचने के लिए ही सैंपल डालने के बाद वेल्स को बफर विलियन से धुल दिया जाता है। इसके बाद वेल्स में एक अन्य एंटीबॉडी को डाला जाता है जिसके साथ एक एंजाइम जुड़ा होता है, इसलिए इसे एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी कहा जाता है। अब यदि सैंपल में एंटीजन मौजूद है और वह कैप्चर एंटीबॉडी से बंध गया है, तो यह एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी भी वेल्स में मौजूद एंटीजन से बंध जाती है, क्योंकि कैप्चर एंटीबॉडी की तरह यह सेकेंडरी एंटीबॉडी भी सैंपल में मौजूद एंटीजन से बंधने के लिए डिजाइन की गई होती है। इस सेकेंडरी एंटीबॉडी में जो एंजाइम जोड़ा होता है वह सामान्यतः हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेस या HRP नामक एंजाइम होता है, जो रंग संबंधी अनुक्रिया के द्वारा एंटीजन या प्रोटीन की पहचान करने में मदद करता है। अब यदि हम इस संरचना पर ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि इसमें नीचे और ऊपर एंटीबॉडीज़ है, यानी नीचे कैप्चर एंटीबॉडी है और ऊपर एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी है, और इनके बीच में एंटीजन है। यह संरचना ठीक वैसी ही है जैसे हमें किसी सैंडविच में देखने को मिलती है, जिसमें नीचे और ऊपर ब्रेड की परतें होती हैं और उन परतों के बीच कुछ वेजिटेबल्स को रखा जाता है। यही कारण है कि इसे सैंडविच एलाइजा कहा जाता है। ठीक है। अब एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ को डालने के बाद वेल्स को फिर से बफर विलियन से धोया जाता है और अंत में इनमें एक सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार डाला जाता है, जो कि हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेस या HRP एंजाइम के लिए सामान्यतः टेट्रामेथिल बेंजिडीन होता है। यह क्रियाधार एंजाइम के साथ अभिक्रिया करके रंग उत्पन्न करता है। अब यदि इस चरण के बाद कोई रंग उत्पन्न नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि हमारे सैंपल में कोई एंटीजन मौजूद नहीं है। इसलिए एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी को वेल्स में डालने पर वे एंजाइम से नहीं बंध सकीं और बफर विलियन से धुलने पर बहकर वेल्स से बाहर निकल गईं, और इन एंटीबॉडी के साथ इनसे लिंक्ड एंजाइम भी वेल्स से बाहर चले गए। ऐसी स्थिति में क्रियाधार को डालने पर भी कोई रंग उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि क्रियाधार एंजाइम के साथ अभिक्रिया करके ही रंग उत्पन्न करता है। इसलिए यदि एंजाइम उपस्थित नहीं है तो क्रियाधार कोई अभिक्रिया नहीं करेगा और कोई रंग उत्पन्न नहीं होगा, जो यह दर्शाता है कि सैंपल में एंटीजन मौजूद नहीं है। इसके विपरीत यदि सैंपल में एंटीजन मौजूद है तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडीज उस एंटीजन से बंध जाएंगी और बफर विलियन से धुलने पर बहकर वेल से बाहर नहीं जा पाएंगी, और ऐसे में क्रियाधार डालने पर यह एंजाइम के साथ अभिक्रिया करके रंग उत्पन्न करेगा। क्रियाधार टेट्रामेथिल बेंजिडीन वैसे तो रंगहीन होता है, लेकिन हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में यह नीले रंग के एक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। वेल्स के भीतर रंग में होने वाला यह परिवर्तन सैंपल में एंटीजन की उपस्थिति को दर्शाता है, और इस रंग की तीव्रता से, जिसे कैलोरीमिति जैसी विधियों का उपयोग करके मापा जा सकता है, इससे हमें यह पता चलता है कि सैंपल में एंटीजन की कितनी मात्रा मौजूद है। ठीक है। तो यह थी सैंडविच एलाइजा परीक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया।